Namaste everyone. This is Simran Bajaj welcoming you to Abhyas Institute of Education. आज हम करने वाले हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर Why do we fall ill का पार्ट 2. पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए दिया हुआ है. सबसे पहले बात करेंगे कि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, या आप ये भी कह सकते हैं कि कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बीच में क्या डिफरेंस है. इन्फेक्शियस डिजीजेस पैथोजेंस के अटैक से होती हैं और जनरली एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होती हैं. ये एक डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन पे पास ऑन हो सकती है और जो ट्रांसमिशन होता है वो जनरली किसी डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकता है या किसी मीडियम से, जैसे कि एयर, वाटर या वेक्टर. कम्युनिटी हाइजीन अगर हो तो आप इन डिजीजेस का जो इंसिडेंस है या वापस होना उसको रिड्यूस कर सकते हैं. कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो कॉलेरा, निमोनिया, चिकन पॉक्स एटसेट्रा. नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस पैथोजन से नहीं होती और जनरली इंटरनल फैक्टर्स के कारण से होती हैं. ये वन पर्सन से दूसरे पर्सन पे पास ऑन नहीं होती. ट्रांसमिशन जनरली एब्सेंट होता है. कभी कभार अगर हेरिडिटरी डिजीज है तो वो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जरूर ट्रांसफर हो सकती है. कम्युनिटी हाइजीन इस केस में इनफेक्टिव है डिजीज को रिड्यूस करने के लिए, डिजीज की इंसिडेंस या डिजीज के दौराने को रिड्यूस करने के लिए. कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखें तो हाई बीपी, हार्ट डिजीज, कैंसर एटसेट्रा. कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स की बात करें. इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं? वो पैथोजेंस या वो माइक्रोब्स जो इन्फेक्शियस डिजीजेस को कॉज करते हैं, जैसे कि वायरस, इससे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एटसेट्रा हो सकता है. बैक्टीरिया, उससे टाइफॉइड, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है. फंजाई से स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं. प्रोटोजोआ मलेरिया और कालाजार कॉज कर सकता है. तो वर्म से आपको इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शंस हो सकते हैं. और भी डिजीजेस है, मैंने यहाँ पे कुछ ही नाम मेंशन किए हैं. अगर हम इन इन्फेक्शियस एजेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझे तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यूज करना चाहिए. जो वायरस होते हैं वो होस्ट सेल्स के अंदर रहते हैं पर बैक्टीरिया ऐसा नहीं करते. और वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वर्म्स कंपैरेटिवली धीरे या स्लोली मल्टीप्लाई करते हैं. जो ड्रग्स एक ग्रुप के अगेंस्ट इफेक्टिव है वो दूसरे माइक्रोब के या दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट इनइफेक्टिव हो सकता है, ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता. ऐसा भी पॉसिबिलिटी है. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एंटीबायोटिक्स क्या करता है? एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की उन बायोकेमिकल पाथवेज को ब्लॉक करता है जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है. बैक्टीरिया सेल जो होता है वो अपने आसपास एक सेल वॉल क्रिएट करता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है. तो हमने फॉर एग्जांपल एक एंटीबायोटिक लिया यहाँ पे पेनिसिलिन. पेनिसिलिन उस बैक्टीरियल प्रोसेसेस को ब्लॉक कर देगा जो सेल वॉल को यूज करने में बैक्टीरिया बिल्ड करता है, यूज करता है. एज अ रिजल्ट जो बैक्टीरिया जब अपनी सेल वॉल नहीं बना पाएगा तो वो मर जाएगा. कुछ एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो जनरली सिर्फ एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क नहीं करते, रैदर बहुत सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करते हैं, बिकॉज जनरली बैक्टीरिया सेम बायोकेमिकल पाथवेज फॉलो करते हैं. पर वायरस जनरली ये पाथवे फॉलो नहीं करते, इसीलिए एंटीबायोटिक्स जो हैं वो वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम नहीं करते हैं. अगर हम मीन्स ऑफ स्प्रेड की बात करें तो जो डिजीजेस हैं वो एयरबॉर्न भी हो सकती है. जो एयर में जर्म्स, बैक्टीरिया या वायरस है उससे स्प्रेड हो सकती है, जैसे कि कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस एटसेट्रा. फूड बॉर्न भी हो सकती है, फूड में कुछ जर्म्स हो, जैसे कि फूड पॉइजनिंग. वाटर बॉर्न भी हो सकती है कि कंटामिनेटेड वाटर पीने से हुआ हो, जैसे कि कॉलेरा. लाइफस्टाइल डिजीज भी हो सकती है कि पुअर या अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हो. हार्ट डिजीज, डायबिटीज. दे कैन बी वेक्टर बोर्न ऑल्सो, कि कोई एनिमल या कोई इंसेक्ट ने उसको कैरी किया हो. किससे कैरी किया हो? फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अनदर पर्सन. सो इसमें आपके जो ये एनिमल्स कैरी कर रहे हैं डिजीज कॉजिंग जर्म्स, इनको कहते हैं, या ये दे कैन बी पीपल ऑल्सो वैसे तो, और इनको कहते हैं वेक्टर्स. एग्जाम्पल देखिए अगर हम लोग तो मलेरिया, डेंगू एटसेट्रा. कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी होती हैं जो वन पर्सन टू अनदर ट्रांसफर होती है ड्यू टू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जैसे कि एड्स, सिफिलीज एटसेट्रा.
तो ये डिजीज कॉजिंग जर्म्स हमारे शरीर में कहाँ रहते हैं? काफी ऐसे टिश्यूज हैं एंड ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में जहां पे ये माइक्रोब्स अटैक करते हैं और अटैच हो जाते हैं। जनरली पॉइंट ऑफ एंट्री से ये डिसाइड होता है कि वो माइक्रोब कहाँ जाएगा। अगर वो माइक्रोब नोज के थ्रू जा रहा है तो जनरली सिंस एयर का जो हमारा पैसेज है वो वहीं पे है, सो नोज से वो लंग्स पर सेटल हो जाएगा। पर हमेशा ये नहीं भी होता। कई इन्फेक्शंस होते हैं जैसे एचआईवी, जो हमारी बॉडी में सेक्सुअल ऑर्गन से तो आते हैं लेकिन ऑल ओवर दी बॉडी लिम्फ नोड्स में स्प्रेड हो जाते हैं। और ये कैसे पता लगा सकते हैं? आप साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज से पता लगा सकते हैं, क्योंकि जनरली सिर्फ वही ऑर्गन्स और टिश्यूज इफेक्ट होते हैं जहां से वो माइक्रोब्स एंटर करते हैं। पर कुछ ऐसी कॉमन डिजीजेस भी हैं जो टिश्यू स्पेसिफिक नहीं होती हैं। अब बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की। हमारी बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स जो क्रिएट करता है, एक सेल्स क्रिएट करता है, कुछ ऐसे सेल्स जो उस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब के अगेंस्ट फाइट कर सके। और जब हमारी बॉडी उन सेल्स को रिक्रूट करती है, काम पे लगाती है इन्फेक्शियस एजेंट्स को किल करने के लिए, उस प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये जनरली एज फीवर या स्वेलिंग या पेन हमारी बॉडी में दिखता है। ऑल्सो जो डिजीज है उसकी कितनी सीवियरिटी होगी हमारी बॉडी में, वो इस पे भी डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ माइक्रोब्स हमारी बॉडी पे एंटर कर रहे हैं। एंड इम्यून सिस्टम बहुत मेजर फैक्टर है ये बताने के लिए कि नंबर ऑफ माइक्रोब्स हमारी बॉडी में कितने सरवाइव करते हैं फाइनली। अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें, हम जो इन्फेक्शियस डिजीज को दो तरीके से खत्म कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहला, हम उसको किल कर सकते हैं, दैट इज हम इन्फेक्शियस एजेंट को ही किल कर सकते हैं जो कि कॉज ऑफ डिजीज है। दूसरा, हम उसके इफेक्ट को, डिजीज के इफेक्ट को कम कर सकते हैं एंड सिम्टम्स रिड्यूस कर सकते हैं। हम सिम्टम्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? सबसे पहला, रेस्ट लेकर, ताकि आप अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सके और इम्यून सिस्टम फाइट कर सके डिजीज से। दूसरा, आप मेडिसिन ले सकते हो कॉमन सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि फीवर, पेन एटसेट्रा, और आप डिजीज के इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। लेकिन सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट जो होगा वो सिम्टम्स को कम जरूर करेगा, लेकिन जो इन्फेक्टिंग माइक्रोब है वो जाए ना जाए जरूरी नहीं है। सो हमें किल करना भी जरूरी है। कैसे? एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल मेडिसिन आप ले सकते हैं। अब मेरा पॉइंट ये है, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि एंटीवायरल मेडिसिन को बनाना मुश्किल क्यों होता है इन कंपैरिजन टू एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन? बेसिकली एंटीबायोटिक्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, एंटीबायोटिक्स अफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया की बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेस को, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था। एंड वो हमारी बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेस को इफेक्ट नहीं करते। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को खत्म करते हैं पर हमें इफेक्ट नहीं करते हैं। पर वायरस जो है, वायरस का एक यूनिक प्रोसेस है। वो हमारे ही सेल्स में आके हमारी ही जो सेल की मशीनरी है वो यूज करता है सरवाइव करने के लिए। हमारे पास ऑप्शन नहीं रह जाता उसे इंडिविजुअली अटैक करने को, जैसे कि हम बैक्टीरिया को कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग आवर ओन बॉडी। पर वायरस इज वेरी क्लेवर, वो हमारे सेल्स में आकर हमारी ही मशीनरी यूज करता है फॉर इट्स लाइफ प्रोसेसेस। तो हम उसको इंडिविजुअल करके अटैक नहीं कर सकते। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक एंटीवायरल मेडिसिन इन कंपैरिजन टू एंटीबैक्टीरियल। अगर प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन की बात करें, कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर हम ट्रीट कर भी लेते हैं डिजीज को वाया मेडिसिन, लेकिन अगर किसी को कभी डिजीज हो जाती है तो उसकी हो सकता है कुछ डिजीजेस ऐसे होती हैं जिसके कारण बॉडी फंक्शंस कंप्लीटली रिकवर नहीं कर पाते। कई बार ट्रीटमेंट में टाइम लगता है, तो डेली एक्टिविटीज भी आपकी अफेक्ट होती हैं। एंड कई बार जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे बहुत आराम से स्प्रेड हो सकती है। सो वी ऑलवेज से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंट कैसे किया जाए? आप सबसे पहले तो यू प्रिवेंट योर एक्सपोजर टू दोज इन्फेक्शियस डिजीजेस, टू दोज इन्फेक्शंस एजेंट्स। कैसे करेंगे? आप सेफ ड्रिंकिंग वाटर लेंगे तो वाटर बॉर्न डिजीजेस नहीं होगी। आप एयरबॉर्न डिजीजेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आप ओवर क्राउडेड प्लेसेस में ना जाइए, एनवायरनमेंट को क्लीन कीजिए। आप सराउंडिंग्स क्लीन रखेंगे तो वेक्टर बोर्न डिजीजेस लाइक डेंगू वगैरह भी नहीं होगा जो मॉस्किटो से होता है। पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट these infectious diseases. And also one way is that you can strengthen your immune system. तो और वो कैसे हो सकता है immune system strengthen? जब आप healthy food खाएंगे, regular physical exercise करेंगे, so body better fight back कर पाएगी। तो immune system क्या होता है?
ये ऐसा नेटवर्क है सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स का जो साथ में काम कर रहा है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कहीं ना कहीं ये एक डिफेंस सिस्टम है आपकी बॉडी का। सो जैसे ही कोई जर्म या फॉरेन सब्सटेंस आपकी बॉडी में एंटर करता है उसको एंटीजन कहा जाता है। इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडीज रिलीज करता है और उससे फाइट बैक करता है। सो दिस एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट अ डिजीज विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी, और इसी को प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन भी कहा जाता है। अगर हम बात करें स्पेसिफिक वेज की कि कैसे आप डिजीज का प्रिवेंशन कर सकते हैं, सो हमने अभी तक जनरल वेज पढ़े। एक और स्पेसिफिक वे है दैट इज वैक्सीनेशन। आप अपने इम्यून सिस्टम को फूल कर सकते हैं। कैसे पागल बना सकते हैं? आप एक ऐसा डेड या वीकेंड माइक्रोब अपनी बॉडी में एंटर करवा रहे हैं जो कि मिमिक कर रहा है असली माइक्रोब को, तो बॉडी डर जाएगी और वो फाइट बैक करने के लिए बनाएगी एंटीबॉडीज, कि अगर असली में फ्यूचर में वो आ भी जाए जो बहुत स्ट्रॉन्ग माइक्रोब है, तो बॉडी ने तो पहले से ही एंटीबॉडीज बनाई हुई है, तो वो एक्चुअल डिजीज को होने ही नहीं देगा। सो आपने क्या किया? आपने अपनी इम्यून सिस्टम को पहले ही फूल कर दिया और उससे एंटीबॉडीज बनवा ली। एंड डोंट वरी, इससे कोई डिजीज नहीं होगी जब आप वैक्सीनेशन लेंगे, क्योंकि वो माइक्रोब्स या तो डेड होते हैं या काफी वीक होते हैं। काफी वैक्सीन अवेलेबल है डिप्थीरिया की, टिटनेस की, पोलियो की, जो आपको प्रिवेंट करता है। लेकिन कुछ केस में वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या आप मुझे एक केस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जब आपको वैक्सीन लेने की नीड ना पड़े? आई होप आपको ये समझ में आया है चैप्टर। अगर आया है so thank you for watching. Subscribe to our channel, like the video and share with your friends. Thank you and have a great day. Keep watching, keep learning.